गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चा पार्टी? हाँ। अच्छा, आई एम गुड बच्चों। ओ लीना, वेरी गुड। हाँ बेटा, कल दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सभी टीचर्स का कॉल मैसेज आया कि मैम, क्योंकि मेरे घर के काफी पास है, करोल बाग एंड रेड फोर्ट आर वेरी क्लोज, 2-2.5 किलोमीटर दूर है। हाँ, चलो बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे बेटा एड्स का टॉपिक। पहले हम इसे विजुअली देखेंगे, फिर आगे करेंगे, ठीक है? चलो, ये वाला काम करते हैं पहले। तो मूवी टाइम। सब ठीक है बच्चों, भगवान की दया है। डर तो लगता ही है। हाँ, वाह हर्षित, वेरी नाइस। मेरी क्लास के पहले 10 मिनट मेरे प्यारे बच्चों के होते हैं। जैसे टीवी पे आता है ना, सुपर 10, 10 न्यूज 10 सेकेंड, ठीक है, 50 न्यूज 50 सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चे भी ऐसे ही चलाते हैं। पहले क्लास के एंटर होते ही पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड, कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। यस। है ना बच्चों? आज कुछ नए नए बच्चों के नाम दिख रहे हैं। रिलाना, मैंने कभी रिलाना का नाम नहीं देखा अपनी चैट्स में। जूलियस, नोवा, क्रोनो, ये भी कभी नहीं देखा। ये तुम लोग के नाम बदल गए हैं क्या? मैंने कभी नाम ही नहीं देखे अपनी चैट्स में। साल खत्म होने को आ रहा है, तीसरी यूनिट भी खत्म होने को आ रही है। यस। कहां से आ गए हो तुम नए बच्चे एकदम से? सब नाम बदल के आए हैं? अच्छा, वही मैं सोचूं, नाम भी बदल जाते तुम्हारे साल के बीच में। अच्छा, कर्म तो बदल नहीं पा रहे मैम, नाम बदल लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये बात भी सही है, जैसे खुशी मिले बच्चों को। भाई बच्चों को खुश रहना चाहिए, देखो कैसे भी मिले खुशी। बोर हो गए थे, सही बात है। अब ये अभी डाउनलोड हो रहा है, वेट गाइस। हाँ, सबने न्यूज देख ली? छुट्टी दे दो, तुम न्यूज ही देखा हो जाके। छुट्टी दे देती हो, न्यूज देखा हो जाके। मैम इस बार का टेस्ट सिलेबस मेरे से अभी तक पूछा नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ। सही बताओ तो आजकल पूछ भी नहीं रहे हैं, सीधा बता देते हैं ये टेस्ट सिलेबस है। हाँ, क्योंकि अपन का सिलेबस आगे चल रहा है ना। ये ज्यादा तब पूछते हैं जब सिलेबस थोड़ा सा नेक टू नेक चल रहा होता है क्लासेस के साथ, तब पूछते हैं ज्यादातर। अभी एडवांस सिलेबस काफी चल रहा है ना, तो फिर अपने पेस पे हो गया टेस्ट डिसाइड। हम्म। हम कैसे टला चलेगा? अच्छा, पता नहीं भाई, जल्दी चल ले, मेरी क्लास के शुरू के 10 मिनट तो वेस्ट हो चुके हैं। मैम का वाईफाई सिस्टम बहुत स्लो है। In this experiential module, you will learn about the structure of HIV and its replication process.
By clicking on the next button, you can visualize the key components. Let me slow down my air purifier. एक तो इसको नीचे करो यार, चुभ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। चलो, आज साउंड कम है ना, मुझे भी लगा, बट साउंड बढ़ता तो यहीं से है, मैंने तो घटाया नहीं ना बढ़ाया। चलो मैं समझा दूंगी। तो भाई सबसे पहले क्या है बच्चों? In this experiential module, you will learn about the structure of HIV and its replication process. By clicking on the next button, you can visualize the key components of HIV structure. ठीक है, तो बच्चों ये क्या है? तो सबसे पहले हम HIV का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्लास में, फिर HIV की साइकिल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सामने आपको क्या दिख रहा है? वायरस दिख रहा है। कौन सा वायरस दिख रहा है सबको? HIV वायरस दिख रहा है सबको। ठीक है, अब इस HIV का स्ट्रक्चर देखते हैं। Derived from the host cell membrane, which contains viral glycoproteins on its surface. Inside the envelope, HIV has a capsid. Now click on the next button to visualize the internal components of HIV capsid. अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज लिपिड बाइलेयर एनवेलप। ये आपने नोट्स में भी देखा होगा, देखा था सबने नोट्स में। तो ये पूरा क्या है? एनवेलप है। एनवेलप के अंदर क्या है? ये प्रोटीन कोट है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। इसके अंदर आपने देखा होगा ये जो आपको पर्पल कलर के दिख रहे हैं, दीज आर सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या है बच्चों ये? दीज आर सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स, हमने डायग्राम में बनाए हैं। इन सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन का जो ये सर है, ये जो सर है ये है GP120, और जो ये डंडी है दिस इज GP41। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जो HIV वायरस है वो कैसा वायरस है? एनवेलप्ड वायरस है। इसके एनवेलप के ऊपर, ये एनवेलप किससे बना है? लिपिड बाइलेयर से बना है। इसके ऊपर बच्चों क्या है? सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये जो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इसके ऊपर वाला जो सर है वो सर कौन सा है? GP120 है। और जो नीचे वाली डंडी है इसकी वो क्या है? GP41 है। यहां तक सबको क्लियर? अब ये तो हो गया इसका बाहरी स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर चलते हैं, इस वायरस के अंदर क्या है? इस वायरस के अंदर सबसे पहले क्या है? प्रोटीन कोट। क्या है बच्चों? सबसे पहले प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन कोट दो तरह के होते हैं। इस कैप्सिड को दो तरह के कैप्सिड होते हैं इसके पास, एक बाहर वाला प्रोटीन कोट होता है और एक अंदर वाला प्रोटीन कोट होता है। जो बाहर वाला प्रोटीन कोट है वो प्रोटीन 17, यानी कि हर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना उसमें? 17 डाल्टन्स, तभी उसे P17 कहते हैं। जो इनर कोट है इसका प्रोटीन का वो P24 से बना है, यानी कि उसमें जो प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 24 डाल्टन। दैट्स व्हाई इट इज P24। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे, ये देखिए बच्चे, ऐसा आपको नोट्स में भी मैंने बनवाया, ये देखो। अब आप आराम से खुद से बता सकते हैं इसको। ये देखो, ये देखो, स्टॉप 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 स्टॉप। ये देखो यहां पे आपको दिख रहे हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दिख रहे हैं। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके अलावा यहां पे आपको बहुत सारे एंजाइम दिख रहे हैं। एंजाइम जैसे प्रोटियोजेस, मेन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम इंटीग्रेज। दिस इज अ होल स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? देखो अगर स्ट्रक्चर क्लियर होगा तभी लाइफ साइकिल भी क्लियर होगी। The HIV capsid contains the viral RNA genome, which carries the genetic information of the virus. It also contains enzymes including reverse transcriptase, integrase, and protease. Clicking on the replication of retrovirus HIV button will allow you to learn about the steps involved in the replication of HIV. अभी सबके फंक्शन पता लगेंगे रागनी, डोंट वरी बेटा। Visualize the structure of HIV again. तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अंदर क्या है, बाहर क्या है, किससे बना है। यहाँ देख सकते हैं दो प्रोटीन कोट लगे हुए हैं, देख पा रहे हैं सब? एवरीबडी कैन सी, यहाँ पे दो प्रोटीन कोट की लेयर बनी हुई है कैप्सिड में। बाहर वाला P17 होगा, अंदर वाला P24 होगा। अच्छे से ऑब्जर्व करो एक एक चीज, ठीक है? रेप्लिकेशन। नाउ हियर इज आवर दीदी स्लीपिंग नाइसली। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है। Here you can see how HIV is transmitted through infected blood. इन्फेक्टेड ब्लड है, उसमें HIV वायरस है,
और यही इन्फेक्टेड ब्लड दीदी को दिया जा रहा है। सोचिए कितना बड़ा पाप हो रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, कितना बड़ा पाप हो रहा है। ये देखो, हाँ कंप्लेन कर दो। Clicking on the next button will allow you to visualize HIV in the bloodstream. ये देखिए, अब यहां पे HIV वायरस डायरेक्ट उसके ब्लड में जा रहा है, डायरेक्ट ब्लड में। अब आगे की चीज देखते हैं, ठीक है। रुको यार, इस माइक को ना ऐसे लगा लेती हूँ, तब सही रहेगा। आ रही है आवाज मेरी? आ रही है ना? चलो अब देखो इधर, HIV travels in the bloodstream along with other blood cells. ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये HIV वायरस है। Click on the next button to visualize how HIV binds to cellular. ये देखिए, ये रहा येलो ऑरेंजिश कलर का, ये दिख रहा, ये HIV है। तो ब्लड सेल्स के साथ अब HIV भी ब्लड स्ट्रीम में जा चुका है, ठीक है। दिस इज हाउ HIV एंटर्स इन योर ब्लड। नेक्स्ट, HIV binds to host cells, particularly CD4 T cells, using the CD4 receptor and a co-receptor CCR5. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। Essential for the virus to enter the cell and initiate infection. अब देखिए यहाँ पे, By अब clicking on the next button, you can तो see चुप the हो जा। region of the HIV envelope with the cell membrane. ये देखो बच्चों, बाइंडिंग देखो कितनी सुपर बाइंडिंग दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर विजुअलाइजेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो तरह के रिसेप्टर थे, एक CD4 रिसेप्टर है, एक CCR5 रिसेप्टर है। ये दोनों रिसेप्टर इस ग्लाइकोप्रोटीन से देखिए कैसे जुड़ रहे हैं। देखिए ब्लॉकिंग, देखिए कैसे हो रही है, ब्लॉकिंग देखिए आपने, वो पूरा उसके अंदर एंटर कर चुका है। कितना ही सुंदर स्टेप था ये वाला, देखिए, देखा आपने। तो ये CCR5 एक्सेसरी रिसेप्टर्स है और CD4 इज द मेन रिसेप्टर। अगर CD4 रिसेप्टर तो सबके पास होते हैं, बट CCR5 रिसेप्टर्स जो हैं कुछ पॉपुलेशन में नहीं होते, और वो पॉपुलेशन में HIV कभी नहीं हो सकता। ऐसी पॉपुलेशन आपको यूरोप में एक कंट्री में देखने को मिलती है, नॉर्वे में। दे आर एवोल्यूशनरी एडवांस अगेंस्ट HIV, वरना हर इंसान के पास CD4 रिसेप्टर भी होता है, CCR5 रिसेप्टर भी होता है। तो इसलिए हर इंसान को एड्स हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर द पॉपुलेशन इन नॉर्वे। एक छोटा सा समूह है, दे आर एवोल्यूशनरी एडवांस, दे डोंट हैव CCR5 रिसेप्टर, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें HIV इंफेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, ये देखिए किस तरीके से जुड़ रहा है। ये हमारे शरीर का सेल है, ये HIV है। This fusion allows the viral contents in ये देखो फ्यूजन हो गया, and the enzymes to enter the T cell. पूरा का पूरा अंदर घुस गया, कैप्सिड अंदर घुस जाता है, एनवेलप बाहर रह जाता है। Step of the process. क्या हुआ इस स्टेप में? एनवेलप आप देखेंगे सेल के बाहर रह गया, सारा ग्लाइकोप्रोटीन बाहर रह गया, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो अंदर किसकी एंट्री हुई है? कैप्सिड की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। अंदर क्या एंटर किया है? कैप्सिड। बाहर रह गया पूरा वायरल एनवेलप, क्योंकि उसने तो फ्यूजन में हेल्प किया था, एंट्री में हेल्प किया था। ठीक है बच्चों, Once inside the cell, the viral RNA serves as a template for the synthesis of viral DNA. This process is catalyzed by an enzyme called reverse transcriptase, which converts the viral RNA into a complementary strand of DNA. Click on the next button to see the subsequent step of the process. अब देखो इधर, अब बच्चों क्या हुआ? अब कैप्सिड फटा, कैप्सिड से बाहर आया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बाहर आया आपका आरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने आरएनए के ऊपर काम करके क्या बनाया? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA। उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या था? आपका वायरल डीएनए। ये आपका ह्यूमन डीएनए नहीं है, ये वायरल डीएनए, क्योंकि वायरस से आया है। ठीक है, As you can see, double stranded synthesized viral DNA is now ready to enter the nucleus of the cell. Clicking on the next button will allow you to observe the entry of viral DNA into the nucleus. ये वायरल डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड है। अब इसको कहां जाना है? न्यूक्लियस के अंदर।
न्यूक्लियर पोर के Click on the थ्रू। next button to see how viral DNA becomes a permanent part of the host cell's genetic material. अब ये वायरल डीएनए ह्यूमन डीएनए का एक अहम हिस्सा बनना चाहता है, फैमिली में इंटीग्रेट होना चाहता है। तो एंजाइम कौन सा लगेगा बच्चों? अब तुम खुद ही बता सकते हो अंग्रेजी सुन के। होस्ट डीएनए, Inside the nucleus, the वायरल is डीएनए integrated into the host cell's DNA. इंटीग्रेट हुआ, Enzyme integrase. एंजाइम लगा Click on the इंटीग्रेज। next button to proceed. इंटीग्रेज कहां से आया था? वायरस से। Once integrated, the viral DNA is referred to as a provirus. The provirus undergoes transcription. Transcription is the process by which the genetic information in the viral DNA is used to produce viral RNA. अब Click इस on the next button to observe how viral RNA, specifically messenger RNA, is transported from the nucleus through nuclear pores to the cytoplasm of the cell. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? ये वायरस डीएनए लग चुका है। जब वायरल डीएनए होस्ट डीएनए के साथ जुड़ता है तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर को प्रोवायरस। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? प्रोवायरस। ठीक है, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद बना वायरल एमआरएनए जो वापस बाहर जाएगा कहां पे? साइटोप्लाज्म में। The mRNA serves as a blueprint for the synthesis of viral proteins. ट्रांसलेशन होगा, इससे बनेगा वायरल प्रोटीन। वायरल एमआरएनए से बनेगा वायरल प्रोटीन। You can visualize the process of ट्रांसलेशन, binds to the ribosome, which is the cellular machinery responsible for protein. पीछे प्रोटीन बन रहा है, वायरल प्रोटीन्स बन गए। And assemble amino acids into a polypeptide chain, forming viral proteins. Click on the after translation, HIV capsid, which encloses the viral genetic material, is formed, and the new virus particles or virions bud from the host cell's membrane. ये देखो, अब ये सारे इकट्ठे होंगे, विरियॉन्स बनेंगे, वायरल प्रोटीन्स, और ये अब दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने पहुंच जाएंगे। The virions will not be able to form properly and will not be infectious. Enzyme called protease becomes active after translation to process the newly synthesized proteins. By clicking on the next button, you can visualize the processing of newly synthesized viral proteins. अब न्यू वायरल प्रोटीन्स जो बने उसमें प्रोटीएज का क्या फंक्शन है देखते हैं। The protease enzyme cleaves long viral protein chains into smaller functional proteins that are necessary for the assembly and infectivity of the virus. Now click on the next button to proceed. बड़े वायरल प्रोटीन्स को छोटे में तोड़ देगा जिससे कि एक असेंबली बन सके, एक वायरल प्रोटीन कैप्सिड बन सके। Observe the formation of virion after the maturation of viral proteins by the protease enzyme. By clicking on the next button, you can visualize the budding of mature virions out of the T cell. ये देखिए, ये पूरा बन गया। आप कैसे बाहर आएंगे टी सेल से? देखिए, ये देखिए बडिंग, देखिए कैसे सेल फट गया, टी सेल फट गया, बहुत सारा वायरस बाहर निकल के आ गया, बहुत सारा वायरस बाहर निकल के आ गया, बूम, फट गया। टी हेल्पर सेल कम हो गए शरीर में क्योंकि अब वो जब भी फटते हैं तो खूब सारा वायरस बाहर निकल के आता है और ये वायरस फिर औरों को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन बढ़ता गया, इम्यूनिटी कम होती गई क्योंकि टी हेल्पर सेल कम हो रहे हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों, प्यारे बच्चों? यस, समझ आ गया सबको? डन? ये पूरी लाइफ साइकिल। अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है? एक बार विजुअलाइज करा देती हूं तो बच्चों को समझ में आ जाता है। अब टेक्नोलॉजी है तो यूज करना भी चाहिए, है ना? रुको बच्चों 2 मिनट, एक छोटा सा काम आ गया है जो मैं कल भूल गई थी। रिवाइज करो तब तक। बच्चे कहेंगे क्या रिवाइज करें? चलो बातें कर लो न्यूज व्यूज की।
ये नहीं हो पाएगा लग रहा, बात करती हूँ इसके। चलो भाई आ जाओ, पहले डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा। लाइफ साइकिल ऑफ HIV। हेडिंग लिखेंगे सब। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर है दो तरह के रिसेप्टर्स, ये हमारा पहला रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर, और इसी के साथ एक और रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CCR5 रिसेप्टर। ये है हमारा HIV वायरस, इसके पास होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो इसके साथ जुड़ेगा। अंदर है इसके कैप्सिड, उसके अंदर है RNA, और ये है 3 एंजाइम। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? हम भी डायग्रामेटिकली ही समझेंगे इसको। यस, ये हो गया हमारा HIV। यहां से ग्लाइकोप्रोटीन जुड़ेंगे CD4 रिसेप्टर से। ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये हमारा CD4 रिसेप्टर, ये हमारा CCR5 रिसेप्टर। लिख लो। चलो भाई, बैक टू द क्लास एवरीबॉडी। तो सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों? सबसे पहले क्या होगा? द ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द HIV envelope will bind to the CD4 and CCR5 receptor. ठीक है? So what is the step number 1? Glycoprotein on HIV envelope binds to CD4 and CCR5 receptor present on plasma membrane of macrophages, which are also called as HIV factories according to NCERT. HIV factories यहां सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है? एंड T हेल्पर सेल्स। T हेल्पर सेल्स क्या होता है? अभी इम्यूनिटी टॉपिक कराया नहीं है मैंने, वो मैं कराऊंगी। पहले मैं बीमारियां कवर कर रही हूँ सारी, क्योंकि हम बीमारियां ही कर रहे थे, ठीक है? उसके बाद सेकेंड, आफ्टर फ्यूजन ऑफ HIV envelope and plasma membrane, capsid enters into cell। कौन एंटर करता है सेल में? कैप्सिड, ना कि पूरा HIV। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द थर्ड स्टेप, जब कैप्सिड एंटर करता है तो उसके अंदर क्या होता है? ये हमारा कैप्सिड है मान लीजिए, उसके अंदर होता है हमारा RNA और एंजाइम्स। अब बाहर इस कैप्सिड से क्या निकल के आया? हमारा RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है? ये RNA हो गया। इस RNA पे वायरल RNA कौन काम करेगा? कौन सा एंजाइम काम करेगा कि cDNA बन के आए? बताइए।
एंजाइम काम करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो सेंट्रल डोग्मा से ऑपोजिट काम करता है। अब इससे बन के आएगा आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में cDNA। cDNA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, अब इससे हम बनाएंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए। अब ये वायरल डीएनए कहां जाएगा मेरे बच्चों? विजुअलाइज आपने किया था, अभी देखा था, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है हमारा होस्ट डीएनए, ये हमारा क्या है? होस्ट डीएनए। अब इस होस्ट डीएनए में कौन घुसपैठी आएगा? वायरल डीएनए। ये आ गया वायरल डीएनए। ये अब इंटीग्रेट करेगा इसके बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोवायरस। ये रहा। इसके लिए एंजाइम कौन सा लगेगा इंटीग्रेशन के लिए? इंटीग्रेशन के लिए एंजाइम लगेगा इंटीग्रेज। इंटीग्रेज, दिस इज प्रोवायरस। इससे क्या बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद? वायरल एमआरएनए। और इस वायरल एमआरएनए से बनेंगे ट्रांसलेशन के बाद वायरल प्रोटीन्स। वायरल प्रोटीन्स कौन सी प्रोसेस के बाद? ट्रांसलेशन के बाद। ये वायरल प्रोटीन्स इकट्ठे होकर किसको इन्फेक्ट करेंगे? टी हेल्पर सेल को। सेल्स। यह पूरी लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। समझ आया नहीं आया सभी बच्चों को? Ma'am, how people of Norway became so evolutionary advanced? Mutations. Sometimes they are good, sometimes they are bad. It's all about mutations, beta. हो गया बच्चों? नहीं हुआ? लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, टेंशन मत लीजिए। प्रोटीएज बाद में काम करता है, असेंबली ऑफ वायरल प्रोटीन में हेल्प करता है। कंगना, प्रोटीएज असेंबली ऑफ वायरल प्रोटीन्स। मैम हमें ऐसा म्यूटेशन क्यों नहीं है? क्या हम अपने आप को बचा नहीं सकते एड्स के इन्फेक्शन से? हाँ, ये तो हमारे हाथ में है। मानो म्यूटेशन हमारे हाथ में नहीं है, अपने आप को बचाना तो हमारे हाथ में है। यस। आइए बच्चों, नेक्स्ट सिम्टम्स। अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं एचआईवी इंफेक्शन के, उसमें थोड़ी चर्चा करेंगे अब क्लास में। तो सबसे पहले सिम्टम क्या है? लो ऑन इम्यूनिटी।
हमेशा इंसान की जो इन्फेक्टेड लोग हैं इनकी इम्यूनिटी क्या रहेगी, कम। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इम्यूनिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल मैक्रोफेजेस आर रिड्यूसिंग इन द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, यस बच्चों, लिम्फोडेनोपैथी, स्वेलिंग इन लिम्फ नोड्स, क्योंकि लिम्फ नोड ज्यादा एक्टिव हो जाती है वायरस के अगेंस्ट, इसलिए लिम्फोडेनोपैथी हो जाती है। क्या हो जाती है, लिम्फोडेनोपैथी, swelling in lymph nodes। ठीक है, सीवियर केसेस में क्या हो जाता है, हल्का सा कोल्ड भी निमोनिया बदल जाता है, हल्का सा इंफेक्शन भी कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो सीवियर केसेस में क्या होता है, सीवियर केसेस में यू विल फाइंड एड्स पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम निमोनिया ड्यू टू लो इम्यूनिटी, दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, छोटे से केमिकल्स भी कैंसर कॉज कर देते हैं। ठीक है, वेट लॉस, डायरिया, ये तो सबके अंदर है बेटा, मेन सिम्टम्स करेंगे। हाँ, ब्लाइंडनेस किसने कहा, आवे। डायग्नोसिस पे आते हैं आप, कौन कौन सी टेक्निक है जो यूज की जा सकती है डायग्नोसिस के लिए, तो 3 टेक्निक है जो यूज की जाती है। सबसे पहली है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। फिर एलाइजा, अगेन नेक्स्ट यूनिट में समझाऊंगी ये भी। और तीसरा है हमारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। जैसे सदर्न ब्लॉटिंग था, ऐसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है प्रोटीन्स के लिए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर इसने बता दिया कि एड्स पॉजिटिव है तो फिर भाई पॉजिटिव है, फिर आप उसे झुकला नहीं सकते। ट्रीटमेंट, देखो इसका कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है बच्चे, कि आपने एक बार करा लिया तो फिर हमेशा के लिए खत्म, नहीं, क्योंकि ये जो वायरस है वो आपके जीनोम में इंटीग्रेट हो चुकी है, तो आप इसे डिले कर सकते हैं, इसके वर्स्ट सिम्टम्स को खत्म नहीं कर सकते, जड़ से मिटा नहीं सकते अपने शरीर से। ठीक है, यस। हाँ मैम, आपने ब्लॉटिंग की ट्रिक बताई थी लास्ट, वो क्या थी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज फॉर प्रोटीन, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज फॉर आरएनए, सदर्न ब्लॉटिंग इज फॉर डीएनए। ठीक है, तो पहला क्या है, एजेटी, एजेटी, ये आई गया इसका कॉल, रुको, हेलो हेलो हेलो, हाँ, ज़िडोवुडिन, नॉर्दर्न इज फॉर आरएनए, वेस्टर्न इज फॉर प्रोटीन। अरे पीडब्ल्यू तुम नहीं जानते, इससे अच्छी ट्रिक क्या होगी, प्रोटीन वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इसको तो तुम जानते ही हो। इसको तो नहीं भूल सकते ना तुम, रोम रोम में बसा है तुम लोगों के। ठीक है, ठीक है, AZT के बाद क्या है, ज़िडोवुडिन, ज़िडोवुडिन, ज़िवोडिन, मेरे को ही नहीं बोलना आ रहा, ज़िवोडुविन, ये ड्रग्स है सारी, दीज आर एंटी वायरल ड्रग्स। एजिडोथाइमिडीन, मेरे को भी ये लग रहा था ज़िडोवुडिन है। फोन क्या आ गया, मेरा पूरा फोकस हिल जाता है। ओहो हो, बबलू इज हियर, थैंक यू बबलू, थैंक यू बबलू,
थैंक यू सो मच। बबलू सुपरस्टार, ब्लास्टर नहीं, मेरी क्लास का बबलू सुपरस्टार है। इस साल का बैच बबलू सुपरस्टार के नाम से जाना जाएगा। 2 केम क्लास करके थक गए। हाँ, आज तुम्हारी 2 केम की क्लास थी। फीलिंग बैड फॉर यू। यस, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। जैसे मैंने आपको बताया था 5 पार्ट है चैप्टर के। अब हम शुरू करेंगे कैंसर से, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो आज हमें कंप्लीट करना है। अब इसका भी एक बार 3D देख लेते हैं, बच्चों को दिखा दिया जाए। चालू हो रहा है, 1 सेकेंड। हाँ है बच्चों, इतनी क्लास कर रहे हो तुम? कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आराम दे दूंगी। ये नंबर बताओ पहले, चलो क्या था ये? 7 सॉरी 5 7 9 4 7 3 है ना? कुछ याद हो या ना हो बच्चों, रोल नंबर की जगह आप ये मत लिखाना, ठीक है? रोल नंबर की जगह ये मत लिखाना कि मैम तो क्लास में डेली यही याद करा दी थी हमें, बायो के पेपर में पता लगे यही करके आ रहे हो तुम। अब हमें, अरे हमने तो बायो चूज किया था, ह्यूमन कैंसर। ट्रीटमेंट्स भी है इसके, बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल होने वाला है ये। तो आज शायद बच्चे पहली बार कैंसर को देख रहे होंगे क्लास में 3D मॉड्यूल्स के थ्रू। हाँ है ना रोहन? यस। ये अभी स्टार्ट हो रहा है, 2 मिनट लगेंगे। In this experiential module, let's visualize and learn about the types of treatment of cancer. The first Treatment of treatment shown cancer. here is immunotherapy. Okay, बच्चों, Immunotherapy is a groundbreaking approach in cancer treatment that harnesses the body's own immune system to fight cancer cells. Click on the highlighting next button to proceed. तो यहाँ पे आई थिंक कैंसर का पार्ट 1 चलाया था मैंने, पार्ट 2 चल गया है शायद, कोई नहीं। ये देखिए, तो अब यहाँ पे बेटा पहले हम इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं, नो वरीज, जितना है उतना देख लेते हैं, बाकी मैं तो हुई आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंसान है ये ट्रीटमेंट के लिए आया है कैंसर के, ठीक है? अब कैसे होगा इसका ट्रीटमेंट, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं हम? इम्यूनोथेरेपी। कौन सी यूज कर रहे हैं बच्चों सबसे पहली टेक्निक? इम्यूनोथेरेपी। कैसे हो रहे T-cell extraction is a critical step in a type of immunotherapy known as CAR T-cell therapy. This procedure involves collecting T cells, a specific type of immune cell, from a patient's blood and modifying them to better target and attack cancer cells. ओके, तो सबसे पहला व्हाट वाज द स्टेप नंबर 1? To proceed or click on the back button to get back to the previous screen. तो सबसे पहला स्टेप क्या था? टी सेल एक्सट्रैक्शन। तो जो कैंसर इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उससे हमने टी सेल का एक्सट्रैक्शन किया है। ये टी सेल Once isolated, T cells are activated and genetically modified in a laboratory. The modified T cells are grown in large numbers to ensure there are enough cells to effectively treat the patient. This process is known as cell expansion. Click on the highlighting next button to proceed or click on the back button to get back to the previous screen. तो सबसे पहले इम्यूनोथेरेपी में हमने क्या किया बच्चों? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज इसे पढ़ो, देखो। ये आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स ऑन्कोलॉजी को चूज करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बनते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कैंसर कितना ज्यादा आजकल केसेस बढ़ रहे हैं। भटिंडा एक्सप्रेस के बारे, कैंसर एक्सप्रेस के बारे में पता है ना, विच रन्स बिटवीन भटिंडा एंड राजस्थान। तो
इसके बारे में अच्छे से देखो, ये नॉलेज है बहुत अच्छी, आप किसी और को भी दे सकते हैं नॉलेज इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने टी सेल निकाले, जो बंदा कैंसर से जूझ रहा है, कैंसर पेशेंट से, फिर उनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया। वंस दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, दे आर गुड, नाउ वी डू सेल एक्सपेंशन, यानी कि अब हम नंबर ऑफ सेल्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। जब ये बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, सेल एक्सपेंशन होता है, उसके बाद वापस से they are infused back into the patient's bloodstream. ये देखो, अब इन अच्छे वाले टी सेल्स को वापस से इसकी बॉडी में डाल दिया है टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। Highlighting next button to proceed or click on the back button to get back to the previous screen. अब आप कहेंगे कि मैम क्यों डाल रहे हैं, ठीक है, वापस से टी सेल्स, क्योंकि टी सेल्स का काम क्या है, टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। जो कैंसर सेल्स है, जो हमारे चेंज हो चुके हैं सेल्स, उनको मार दे नेचुरली, इसलिए डाल रहे हैं। यानी कि वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आवर बॉडी। इसे देसी भाषा में समझे तो क्या हो रहा है कि हम नंबर ऑफ सोल्जर्स बढ़ा रहे हैं, जिससे कि घर घर जाके वो देख सके कहां पे दुष्ट आदमी बैठा हुआ है। अब जहां जहां दुष्ट आदमी बैठा हुआ है, वहीं पे वो मार देंगे। तो इससे वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आवर बॉडी। Modified T cells navigate through the bloodstream to recognize and attack cancer cells more effectively. Click on the highlighting next button to proceed or click on the back button to get back to the previous screen. तो देखा जो बात मैंने समझाई, जो हमारे इंफेक्टेड सेल्स है, कैंसर इंफेक्टेड सेल्स, उनको मारेंगे मॉडिफाइड टी सेल्स, ठीक है। An antigen on the surface of a cell is shown here. Antigens are molecules that are recognized by the immune system as foreign. They can be proteins, polysaccharides, or other molecules found on the surface of pathogens or cancer cells. Click on the highlighting next button to proceed or click on the back button to get back to the previous screen. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। पूरा इम्यूनिटी आपके शरीर का इसी प्रिंसिपल पे टिका हुआ है। यहां पे आप इम्यूनिटी का टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या बताना चाह रही है स्लाइड से, कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनके ऊपर एंटीजेंस लगे होते हैं। जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ये वो एंटीजेंस होते हैं जो फॉरेन कंसिडर किए जाते हैं अपने शरीर में, यानी कि हमारे शरीर का हिस्सा नहीं होते हैं। ये प्रोटीन हो सकते हैं, ये लिपिड्स हो सकते हैं, ये पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं, किसी भी रूप में हमारे शरीर में आ सकते हैं। जब ये हमारे शरीर में आते हैं तो ये हमारे सेल्स पे अटैक करते हैं। जब अटैक करते हैं तो बॉडी, जो हमारे टी सेल्स होते हैं, जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो देखते रहते हैं हर वक्त पुलिस की तरह, गड़बड़ है यहाँ पे, मारो इसको पकड़ के। सो व्हाट दे डू, ये गड़बड़ क्या है, ये गड़बड़ है एंटीजन। क्या है ये गड़बड़, ये गड़बड़ को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, ठीक है। सो हमारी बॉडी की पुलिस है हमारे WBCs, ठीक है, और यहां पे अपराधी कौन है, हमारे एंटीजन्स। ये एंटीजन क्या होते हैं, ये बाहर से आते हैं शरीर के। ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, हमारे लिपिड्स हो सकते हैं। जब ये हमारे शरीर में आतंक मचा रहे होते हैं तो वहीं पे जो पुलिस है, वो पुलिस इनको आइडेंटिफाई करती है और हाथों हाथ सजा सुनाती है। यहां इंसाफ ऐसे ही होता है हमारे शरीर में कि हाथों हाथ सजा सुनाई जाती है, ठीक है। यस, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। सो ऐसे ही कैंसर सेल के ऊपर भी एक एंटीजन लगा हुआ है। ये जो एंटीजन लगा हुआ है, अब आप कहेंगे मैम ये एंटीजन कहां से आया कैंसर सेल में, क्यों बेटा, मैंने आपको नहीं बताया था हेपेटाइटिस बी कॉजेस लिवर कैंसर, याद आया? जब मैं आपको डिजीजेस में वायरस वाली पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि कुछ वायरस ऐसी भी होती है जो कैंसर करती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी। सो हेपेटाइटिस बी इज एंटीजन, हेपेटाइटिस बी इज पैथोजन, ठीक है। तो अगर हेपेटाइटिस बी के कारण कैंसर हो रहा है तो उस कैंसर सेल के ऊपर एंटीजन लगा होगा, उसके अगेंस्ट मैं इम्यूनोथेरेपी यूज करूंगी। तो क्या इम्यूनोथेरेपी मैं हर तरह के कैंसर के लिए यूज कर सकती हूं? आप कहेंगे नहीं मैम, अगर कोई कैंसर पैथोजन एंटीजन के कारण हो रहा है तब इम्यूनोथेरेपी यूज होगी। अगर किसी म्यूटेशन के कारण कैंसर हुआ है,
जिसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो वहां मैं यूज नहीं कर सकती इम्यूनोथेरेपी। तो जैसी प्रॉब्लम वैसा इलाज। आया कि नहीं आया समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, इसको मैं 1 घंटा भी पढ़ा सकती हूँ बाबू लोग। यस, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहता मेरा सिलेबस का स्पीड क्या है, यहाँ पे मुझे रहता है मेरे बच्चों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, यस। तो एंटीजन क्या है, एक बार सब बोलेंगे मैम के साथ। एंटीजन इज अ फॉरेन केमिकल which can be protein, which can be lipid, which can be polysaccharide, which can be present on a cell or a pathogen. ठीक है, अगर कैंसर हुआ है किसी पैथोजन के कारण, एंटीजन के कारण, तो उसको डिटेक्ट कौन करेगा? हमारे टी सेल्स, जो अभी हमने इसकी बॉडी में डाल दिए। हमने नंबर ऑफ सोल्जर्स बढ़ा दिए जिससे कि आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो, जल्दी इलाज हो। ठीक है, Observe the growth and abnormal multiplication of cancer cells, ये देखो। creating a lump of tissue called tumor. कितना सुंदर विजुअलाइजेशन है, बिल्कुल ऐसे ही होता है शरीर में। Click on the highlighting next button to proceed or click on the back button to get back to the previous screen. ये सब मैंने पढ़ा हुआ है अपने एमएससी में, हमने सारे चूहे पे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल। बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन यहाँ पे कर रखा है। अगर आप देखेंगे जो हमारे ट्यूमर सेल है, देखो ये हमारी स्किन की लेयर है, उसी स्किन के 5 सेल्स ट्यूमरस सेल हो गए, कैंसरस सेल, जो इतना रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं कि ऊपर एक लंप बना लिया है। तो आपके शरीर में, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम कैसे पता लगे कैंसर है या नहीं। देखो अंदर का कैंसर नहीं पता कर सकते हम ज्यादा, बाहर का करते हैं। जैसे आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है। रीजन क्या है? यहाँ पे नहाते वक्त सबको यहाँ पे हर लड़की को ऐसे टच करते रहना चाहिए, यहाँ पे अच्छे से मसाज करें। क्यों? लम्प्स बनते हैं, लम्प्स, लंप। और ये सोच भी बिल्कुल गलत है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, उससे पहले नहीं होता। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत सोच है। तो अगर आपके शरीर पे कहीं पे लंपिंग हो रही है, दैट इज अ फर्स्ट साइन कि यू माइट हैव कैंसर। दैट कैन बी, मैं ये नहीं कह रही 100% है, बट यू शुड ऑलवेज हल्का सा प्रेस करके बॉडी को हमेशा फील करते रहना चाहिए कि औरों की नहीं करनी, अपनी करनी है। पहली बात तो ये, मैं नहीं चाहती तुम पिट के आ जाओ कहीं से। लोग पहले मालिश क्यों कराते थे? मालिश वाले बता देते थे कि यहाँ पे गांठ बनी हुई है, इसे अपनी देसी भाषा में गांठ कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में से लंप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐसे करके देखो, ऐसे अपने आप एक बार मसाज करा लो, 2 महीने में, 3 महीने में पता लग जाएगा गांठ है या नहीं। गांठ बन रही है और वो मसाज के बाद नहीं डिसॉल्व हो रही है, एक बार दिखा लो। ठीक है, यस। तो ये है, तो यहां पे क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है। जब सेल डिवाइड करता है तो उसे ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है। ये देखो इसकी नई ब्लड वेसल बन रही है। जब नई ब्लड वेसल बनती है कैंसर सेल्स के पास, तो उसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? एंजियोजेनेसिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो, Antibodies, also known as immunoglobulins, are specialized proteins produced by immune cells to identify and attack cancer cells. देखो Click देखो on the देखो, highlighting next button to proceed or click on the back button to get back to the previous screen. कितना सुंदर विजुअलाइजेशन है। फिर से कि अगर कैंसर सेल बन रहा है किसी एंटीजन के कारण, तो सबसे पहले शरीर क्या करेगा? ये बी सेल्स है हमारे जो एंटीबॉडी बनाते हैं, ये इसको देखेगा एंटीजन है तो रुक, तू यहां से गन फेंकता है, मैं यहां से बुलेट फेंकूंगा। देखो यहां पे लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, इसको देखो, युद्ध चल रहा है यहां पे मेरे प्यारे बच्चों। प्रॉपर ये बी सेल है। In this experiential module, let's visualize and learn. कोई नहीं, मैं आगे करती हूँ। T cell extraction is a critical step in a type of immunotherapy known as CAR T cell therapy. ये ना टच हो Once जाता है। isolated, T cells are अभी बताती हूँ। activated and genetically modified in a laboratory. After sufficient numbers of modified T cells are produced, they are modified an antigen on the surface of a. Observe the growth and abnormal multiplication of cancer cells, creating a lump of tissue called tumor. ये देखो, अब यहाँ पे फाइट शुरू हो गई है। Antibodies, also known as immunoglobulins, are specialized proteins
ये देखो, ये बी सेल है, बी सेल क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है, जो किसको मार रहा है, एंटीजेंस को। ठीक है, नेक्स्ट। Each antibody is designed to recognize a specific antigen. ये When देखो, an antibody encounters its matching antigen on a cancer cell, it binds to it, tagging the cell for destruction. पूरा इम्यूनिटी टॉपिक भी चल रहा है, ये सब समझाऊंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसने एक बड़ी प्यारी लाइन बोली बच्चों, ईच एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर इट्स एंटीजन। यानी कि अगर मेरे शरीर में 10 लाख एंटीजन्स हैं तो मेरे पास एंटीबॉडी कितनी होगी, 1, 2 या 10 लाख? 10 लाख एंटीबॉडीज ही होंगी। तो यानी कि जब जब नया एंटीजन आएगा शरीर उसे पहचानेगी और तब तक नई एंटीबॉडी बनाएगी। समझे? सो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अटैक। दिस इज व्हाट एवोल्यूशन हैज गिवन अस। अगर तू तलवार लेकर आएगा तो मैं भी तलवार लेके खड़ी हूं, अगर तू बुलेट लेके आएगा तो मैं भी बुलेट लेके खड़ी हूं। ठीक है, तू ब्रह्मोस लेके आएगा तो मैं भी ब्रह्मोस लेके खड़ी हूं। सो स्पेसिफिक अटैक है यहां पे बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है बच्चों, सो यहां पे जो हमने हेल्पर सेल्स डाले हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज है जो एंटीजन को मार रही हैं। देखिए, Observe how antibodies are destroying cancer cells. देखिए कैसे डिस्ट्रॉय करेगी एंटीबॉडी कैंसर सेल्स को। इनके सरफेस पे एंटीजन है, ये देखो। Antibodies against inhibitory factors given in the control panel at top right corner of the screen to learn about it. Antibodies against inhibitory Cancer cells factors. often express specific proteins on their surface that can bind to receptors on T cells. When these checkpoint proteins bind to their receptors on T cells, they send a signal that inhibits the T cells' ability to attack cancer cells. Click on the highlighting next button to proceed or click on the back button to get back to the previous screen. तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा है? इतना सुंदर समझाया हुआ। ये टी सेल है, टी सेल ने कैंसर सेल को कैसे पहचाना? चेक पॉइंट प्रोटीन से, चेक पॉइंट प्रोटीन से। ये दोनों आपस में जुड़ गए। Observe how an antibody is binding to a checkpoint protein to prevent it from interacting with T cell receptor, thereby enhancing the T cell's ability to recognize and destroy cancer cells. ये देखिए, Click on the highlighting next button to proceed or click on the back button to get back to the previous screen. Cancer cells can now be attacked and destroyed because the checkpoint proteins are blocked. ये देखिए, अब सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं बी सेल्स जो एक साथ एंटीबॉडीज की बारिश Click on कर the रहे back हैं button to get back to the हर previous screen. डायरेक्शन Or से। click on the buttons given in the panel at bottom left corner of the screen to learn about other types of treatments for cancer. चलो, अब मैं यहाँ पे एक आपको फैक्ट बताना चाहूंगी कैंसर के बारे में कि ये प्रोसेस कब होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में हर दिन कैंसर सेल जन्म लेता है और हर दिन हमारी बॉडी उसे मार देती है इससे पहले कि वो बढ़ जाए। बट आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दो चीजें, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे तो ये प्रोसेस रुक जाएगी क्योंकि आपकी सारी एनर्जी आपके शरीर को चलाने में लग जाएगी, तो यानी कि बॉडी रिपेयर का टाइम नहीं मिलेगा। तो जो लोग 6 से 7 घंटे या 4-5 घंटे सो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है क्योंकि द एंटायर एनर्जी इज बीइंग गिवन टू सर्वाइव। पहली बात तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटॉक्स फॉर योर बॉडी। इसका साइंटिफिक रीजंस मैं आज आपको बता रही हूं। दूसरी चीज, आपने देखा होगा हर रिलीजन में कभी ना कभी उपवास आता है, जैसे कि हमारे में कार्तिक के महीने आते हैं, ठीक है, या 9 दिन नवरात्रि के आते हैं। कुछ लोग हर मंडे का रखते हैं, कुछ लोग हर थर्सडे रखते हैं, कुछ लोग हर फ्राइडे रखते हैं। और दूसरे रिलीजन में मैं देखती हूँ कि इनके यहाँ पे रोजे आते हैं 1 महीने के लिए, है ना। और भी रिलीजन्स में आते होंगे, वो मुझे पता नहीं है इतना, ठीक है। तो आखिर क्यों आते हैं, कभी आपने सोचा? अगेन इट हैज अ साइंटिफिक रीजन।
जब आप अपनी बॉडी को खाना नहीं देते हो तो बॉडी क्या करती है, वो अपने आप को खाती है, वो अपने आप को खाती है और सबसे पहले वो चीज खाती है जो गंध होता है। ठीक है बच्चों, जो गंध होता है। तो इट्स अ बॉडी वे टू डिटॉक्स एंड ईट ऑल द रबिश वट एवर यू हैव ईटन इन अ डे। जैनियों में आपने देखा होगा जितने भी जैन्स होते हैं वो शाम के 6 या 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते सूरज ढलने के बाद। अगेन दिस इज अ वे टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी अगेंस्ट ओवर ईटिंग एंड ओवर कंजम्पशन। जिन लोगों को कैंसर होता है अक्सर उन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना चाहिए। क्यों? जितना आप खाना खाएंगे उसमें ग्लूकोज होगा, जितना ग्लूकोज होगा उतना रैपिड ग्रो करेगा आपका कैंसर। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, बट दिस इज द थिंग कि हाउ रिलीजियस एक्टिविटीज हेल्प यू टू डिटॉक्स योरसेल्फ एंड यू शुड डू इट। ठीक है? यस। समझ में आया नहीं आया? हाँ गौरी बिल्कुल सही। समझ में आया सबको कि कैंसर को नेचुरली कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? दिस इज अ वे। इंटरमिटेंट, शाम के टाइम मत खाइए, या फिर आप महीने भर जो आपके व्रत होते हैं या हफ्ते में 2 दिन होते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, रोजे कब आते हैं? चलिए बताइए। मैं आपको सारे रिलीजन के हिसाब से बताती हूँ, बिकॉज फॉर मी एवरी रिलीजन इज अ साइंटिफिक स्टडी। जब भी मौसम बदलते हैं, जब भी मौसम बदलते हैं तब तब हमारे व्रत आते हैं, क्योंकि जब मौसम बदलते हैं तो इन्फेक्शंस बढ़ते हैं और इन्फेक्शन से बचने के लिए हम डिटॉक्स करते हैं। ठीक है? समझे? हम डिटॉक्स करते हैं। जैसे सावन का महीना, सावन के महीने में हम क्या कहते हैं? लीफी वेजिटेबल्स मत खाइए, कड़ी मत खाइए, बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होती है ना उस टाइम पे। अगर आप उस टाइम कड़ी खा रहे हैं तो जहां बैक्टीरिया 10 होता था अब आपका 1000 होगा, क्योंकि मौसम ऐसा है मॉइस्चर वाला, इसलिए कड़ी नहीं खाते। लीफी वेजिटेबल्स क्यों नहीं खाते? बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा करता है ना, इसीलिए। ठीक है बच्चों? चलो अब ये तो हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सर्जरी पे। अब कुछ ऐसे कैंसर है जिन्हें सर्जरी से ट्रीट किया जाता है। Particularly effective for solid tumors that are localized and have not metastasized to other parts of the body. When a tumor is confined to a specific area, such as the brain, surgical intervention can be an effective option. Click on the highlighting next button to proceed. ओके तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये क्या कह रही हैं कि अगर कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जो एक ही जगह पे हैं, जो आपके पूरे शरीर में नहीं फैले हैं, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है? उन्हें उखाड़ दिया जाए वहीं से, जिससे कि वो आगे फैले ना। तो उनके लिए हम सर्जरी करते हैं। ऐसे ट्यूमर्स को बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे ट्यूमर्स को? जो लोकलाइज्ड होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स। In cases of brain tumors, cranial surgery involves removing a part of the skull to access and excise the tumor. The surgeon carefully removes the tumor and then reconstructs the skull before closing the incision. Click on the replay button given at top right corner of the screen to visualize the surgical process again, or click on the buttons given in the panel at bottom left corner of the screen to learn about other types of treatments for cancer. आपने देखा You can बच्चों? also click on the back button to get back to the previous screen. ये लो। In cases of brain tumors, cranial surgery involves removing a part of the skull to access and excise the tumor. The surgeon carefully removes the tumor and then reconstructs the skull before closing the incision. Click on the replay button given at top right corner of the screen to visualize the surgical process again, or click on the buttons given in the panel at bottom left corner of the screen to learn about other types of treatments for cancer. You can also click on the back button to get back to the previous screen. ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जब बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट यू सी और हियर अबाउट, इसलिए इसमें ब्रेन ट्यूमर दिखाया गया है। ट्यूमर्स कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी स्किन के बाहर भी होते हैं जिन्हें वॉट्स कहते हैं, मस्से कहते हैं। आजकल मैं देखती हूँ वो जो आईब्रो थ्रेड होता है उससे हटवाए आते हैं जाके। ठीक है, तो इन्हें हटाया जा सकता है, ये आउटग्रोथ्स होती है।
Now obstruct the radiations. tumor in the brain here. Radiation therapy is a powerful treatment option for brain tumors, often used when surgery is not feasible or to complement surgical treatment. Click on the highlighting next button to proceed. तो बच्चों यहाँ पे ट्यूमर बहुत अंदर की तरफ है, अगर हम यहां तक जाएंगे तो हो सकता है कि हम उसका ब्रेन डैमेज कर दे। तो यहां पर बहुत ही डेडिकेटेडली, बहुत ही प्रिसाइज हम रेडिएशंस पास करते हैं, जिससे कि इस ट्यूमर को वहीं पे हम खत्म कर दें। और यहां पे आपका एक फील्ड आता है रेडियोलॉजिस्ट, विच आर आई गेस द मोस्ट हाईली पेड डॉक्टर्स ऑफ नाउअडेज। जितने भी मैं आजकल बच्चों से बात करती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैम सी, वीएमएमसी, कहीं पे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो सब यही कहते हैं मैम रेडियोलॉजिस्ट बनना है। फिर मैं पूछती हूँ क्यों, ऐसा क्यों? कहते हैं मैम एक तो जिंदगी बहुत सुकून की है, पेशेंट को टाइम दिया जाता है, यहाँ पे इमरजेंसी नहीं होती, यहाँ पे टाइम होता है कि ठीक है आप सुबह से लेके 8 बजे तक अपने पेशेंट्स को टाइम दो, फिर आप घर जाके आराम से जी सकते हो। देयर इज क्योंकि यहाँ पे टाइम बेस्ड होता है, आधा घंटा लगता है रेडिएशन का पर पेशेंट। ठीक है, ये एमडी में आप बनते हैं तो पहले आप एमबीबीएस करते हैं, एंड रेडियोथेरेपी टॉप 5 कोर्सेज में आता है, जिसमें सिर्फ मेरिट के बच्चे जा पाते हैं। तो यहाँ पे रेडियोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। रेडिएशन therapy involves using high energy radiation to target and destroy cancer cells. This treatment can effectively shrink tumors and control their growth. Click on the highlighting next button to proceed, or click on the back button to get back to the previous screen. Yes. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, रेडिएशंस पास की जा रही हैं, और रेडिएशंस जो पास की जा रही हैं, दे आर वेरी प्रिसाइज रेडिएशंस। ठीक है। The therapy works by damaging the DNA within these cells, which prevents them from growing and dividing. During treatment, patients are carefully positioned on a treatment table, and a radiation machine delivers targeted beams to the tumor. The goal is to focus the radiation precisely on the cancerous area while protecting the surrounding healthy tissues. Click on the highlighting next button to visualize the reduction. अगर ये ढंग से नहीं हुआ click on the back button तो क्या होगा? to the previous screen. तो क्या होगा? अगर ये ढंग से नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? रेडिएशंस है, बाकी जगह कैंसर हो जाएगा। इसमें सर्जरी नहीं होती, इसमें सर्जरी नहीं होती, इसमें रेस पास की जाती है। यस, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। Radiation therapy can be used to shrink tumors, देखो, eliminate cancer cells, and prevent cancer recurrence. ये देखो जला दिया, इन कैंसर सेल्स को जला दिया। Visualize the approach of radiation therapy again, or click on the back button to get back to the previous screen. देखो कैसे जला रहे हैं। Click on the buttons given in the panel at bottom left corner of the screen to learn about other treatment methods in detail. देखा कैसे जला दिया। So last year, my father-in-law was also diagnosed with throat cancer, but he was at stage 0. क्योंकि of course जैसे उनकी आवाज बदली, हम तुरंत से चले गए दिखाने के लिए। एंडोस्कोपी हुई, फिर उसके बाद बायोप्सी हमने कराई, उसमें उन्होंने कहा कि yes it can be a stage 0 कैंसर। हमने यही रेडियोथेरेपी कराई थी। 3 दिन का प्रोसेस था, डेली 11 से 12 जाना होता था, और हो जाता है। साइड इफेक्ट जरूर है, ऐसा नहीं है साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसमें बाल वाल नहीं झड़ते हैं। ठीक है। कीमोथेरेपी जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बच्चों को लगता है। Chemotherapy is a treatment that uses powerful drugs to kill cancer cells or stop them from growing and dividing. It can be administered in various ways, including orally, intravenously, or through other routes. Click on the highlighting next button to proceed. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कीमोथेरेपी पे आ रहे हैं। कीमो मीन्स केमिकल, केमिकल, यहाँ पे हम केमिकल्स देते हैं शरीर के अंदर टू किल द कैंसर सेल्स। ठीक है, देखिए The chemotherapy drugs target and disrupt cancer cells at a cellular level. इसमें बाल Click on the झड़ते हैं। highlighting next button to visualize the shrinkage of tumor, or click on the back button to get back to the previous screen. यहाँ पे कैंसर सेल्स देखिए डैमेज हो रहे हैं, और इसके साइड इफेक्ट्स है कीमोथेरेपी के, बाल झड़ जाते हैं। Visualize the shrinkage of tumor here. धीरे धीरे, Click on the highlighting next button to ये proceed. धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। दिस वुड टेक 1 साल भी लग सकता है इस ट्रीटमेंट के लिए, कीमो के लिए, हर महीने। Chemotherapy drugs are designed to travel throughout the body to target and destroy cancer cells,
Observe the drug circulating and reaching different parts of the body. देखिए ये Click on ब्लू the कलर reset की button सारी to ड्रग है, visualize the chemotherapy treatment again, or click on the back button to get back to the previous screen. जहां जहां कैंसर होगा ये खुद ट्रैवल करेंगी, खुद जाके उसे मारना शुरू कर देगी, इसलिए इन ड्रग्स का इफेक्ट पूरी बॉडी पे आता है। ठीक है, हाँ टाइम लगता है इसमें। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये एग्जिट क्यों हो जाता है, मेन मेन्यू में क्यों नहीं जा पाते हम? समझ में आया बच्चों? पूरा कैंसर टॉपिक यही है, सब कुछ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। अभी रुको, ये फिर लॉन्च करना पड़ेगा मुझे 7-9। इसमें एक और पार्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मैंने पहले यही तो किया था, ये देखती हूँ। सेफ तो कुछ भी नहीं होता बच्चे। देखो बेटा, सक्सेसफुल सेफ मैं ऐसे नहीं बता सकती, हर इलाज है। ऐसे तो रेडियोथेरेपी हमने कराई, सक्सेसफुल थी। Why did you cheat me? अल्करिश, किसने चीट किया भाई उसको? मैम टॉप 5 कोर्सेज, गायनी, देन यू हैव दिस डर्मेटोलॉजी, ऑर्थो, रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियो, डिपेंड्स। ऐसे तो यार आई के डॉक्टर्स भी बहुत फेमस ही होते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स। यार इंडिया में ना बच्चों इतने लोग हैं कि हर चीज डिमांडिंग है। लेट मी बी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट हियर। इंडिया में इतनी जनता है कि आपको हर तरह का डॉक्टर चाहिए, हर तरह की डिमांड है, क्योंकि डॉक्टर हर साल बनते 1 लाख सीटें ही तो है इंडिया में। एमबीबीएस डॉक्टर 1 लाख, 25,000 सीटें आपकी एमडी की, तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हर साल निकल रहे से 25,000। अब 25,000 डॉक्टर्स आपके कितने उस पे है जनता पे? 1.4 नहीं 140 करोड़। तो अब आप लगा लीजिए, आप डिमांड में ही है भाई, आपकी डिमांड कभी नहीं खत्म होने वाली। सिंपल स्टैट्स है जिंदगी के। कुछ आप में से 1 लाख डॉक्टर्स में से कुछ कुछ और करने लगते हैं, कोई टीचर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो अगर देखा जाए वो 25,000 जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है वही हैं असली डॉक्टर्स, क्योंकि एमबीबीएस के बाद आप देखिए स्पेशलाइजेशन तो नहीं किया है ना। Here in this experiential module, let's learn how typhoid is transmitted to humans. आई थिंक इसका थोड़ा सा गड़बड़ था, यही है इसका। हाँ, लास्ट ईयर भी इतना ही था, वो तो मैं देख रही थी कुछ और ऐड हुआ है या नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं बच्चों, लेट स्टडी कैंसर। अब इसके बारे में पूरा लिखते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, आ जाइए। तो सबसे पहले हम कैंसर का मतलब समझते हैं। कैंसर इज डिफाइंड एज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और proliferation of cells. This is a cancer. 2 तरह के कैंसर है हमारे यहां पे। एक हमारे है बिनाइन और एक है हमारे मेलिग्नेंट। सुना होगा आपने। बिनाइन ट्यूमर्स, अगर ये हमारी स्किन है, मान लीजिए दिस इज आवर स्किन, तो इन ट्यूमर्स की ग्रोथ आउटग्रोथ होती है। ये देखिए इस तरीके से ये स्किन के बाहर ग्रो करते हैं, इसलिए इसे सर्जिकली यहां से रिमूव किया जा सकता है। समझ रहे हो? तो ये वाला जो पार्ट है इतना, दिस इज बिनाइन ट्यूमर, ये आपका ट्यूमर।
जो स्किन के ऊपर की साइड ग्रो कर रहा है, समझो। सो ट्यूमर इज लोकलाइज्ड and is a outgrowth of tissue which can be removed surgically. They are not true cancer. Example, warts. मस्से। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। आएंगे बेटा अंजलि, सब आएंगे बेटा। सब पे आएंगे बेटा। मैम ने तो अभी शुरू किया पढ़ाना, वो तो मैं विजुअलाइज करा देती हूँ तुम्हें पहले। अब इसका देखिए, इसका आउटग्रोथ कहां हो रहा है, ये देखिए, ये अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है टिश्यू के। ये कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाता है, इसलिए फैल जाता है। यहां पे आपकी खूब सारी ब्लड वेसल्स है, ये देखिए, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। तो ये सेल्स ब्लड वेसल्स के थ्रू माइग्रेट कर जाते हैं और जगह कैंसर सेल्स को पहुंचा देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ठीक है, these tumors grows inside the tissue where they come in contact with blood vessels and spreads them to other tissues. This property is called as metastasis. These are true cancers. तो दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क देखिए। लिख लिया सबने? Done? Now cancers on the basis of origin. Types of cancer on the basis of origin. So we have three types of cancer on the basis of origin. कहां से originate हो रहे हैं ये? सबसे पॉपुलर आर कार्सिनोमास, लीस्ट पॉपुलर सार्कोमास, मीडियम पॉपुलर वी हैव ब्लड कैंसर्स, ल्यूकेमियास। कार्सिनोमास कैसे होते हैं? क्यों ये सबसे पॉपुलर है? क्योंकि 80 से 85% ऑफ टोटल कैंसर इन द वर्ल्ड आर कार्सिनोमास। सबसे ज्यादा यहीं पे होते हैं। अब आप कहेंगे मैम क्यों? बिकॉज दे आर कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आपके शरीर में हर जगह है, एपिथेलियम हर जगह है, इसीलिए। सो दीज आर
cancers of epithelium tissue. That's why they are most popular. Example, females में most common is breast cancer, males में most common is prostate cancer, and US में most popular is colon cancer. आप कहेंगे मैम कोलोन में कैंसर क्यों होता है? दिन भर तो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, दिन भर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, दिन भर। बाहर की दीदियों के लेट मी कुक फूड फॉर माई फैमिली ऑफ 8, क्या आप करती हैं? बीफ ले आएंगी, पास्ता सॉस ले आएंगी, चीज ले आएंगी, बीफ ब्रॉथ ले आएंगी और पास्ता ले आएंगी, एक पैन में डाल के कहेंगी दिस इज व्हाट आई कुक्ड। अब हमारे घर की मम्मियां लेट मी कुक टिंडास फॉर माई फैमिली ऑफ 3, उसी टाइम जाएंगी भैया एक पाव टिंडे दे दो, ताजे है ना, अभी तोड़ के लाया है ना, कल के तो नहीं है। फिर छीलेंगी, फिर काटेंगी, उसी टाइम प्याज कटेगा, उसी टाइम टमाटर कटेगा, फिर छोकेंगी, फिर उसी टाइम आटा गूंदेगा, फिर उसी टाइम। तो अपनी मम्मियों को थैंक्स बोलो कि इतना ताजा खाना तीनों टाइम बना बना के खिला रही हैं। कोलोन नहीं पता तनिष्का को, बेटा कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। सार्कोमास, why they are least popular? Because they are 5% of total cancer in the world. अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों, why इतने अनकॉमन क्यों हैं? Because they are the cancer of mesodermal tissues. Cancer of mesodermal tissues like muscles, like bones, bone cancer, muscle cancer, lymph node cancer, मसल कैंसर बहुत अनकॉमन है। बोन कैंसर, बोन कैंसर को बोन मैरो के साथ कंफ्यूज मत करना, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। लिम्फ नोड कैंसर, लिम्फ नोड्स बड़े बड़े हो जाते हैं। नाउ ल्यूकेमियास इन कॉमन लैंग्वेज दे आर कॉल्ड एज ब्लड कैंसर, जिसमें ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है, WBCs की। दे अकाउंट्स फॉर 10 to 14% ऑफ टोटल कैंसर, काफी पॉपुलर है। क्यों होते हैं ये ब्लड कैंसर? बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन विच इज कॉल्ड बर्किट्स लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन। एक इसमें क्या होती है? म्यूटेशन, उस म्यूटेशन के कारण होता है, इसका नाम है बर्किट्स लिम्फोमा। इसमें क्या होता है? ट्रांसलोकेशन बिटवीन कौन से होते हैं क्रोमोसोम? 8 and 14 क्रोमोसोम। 8 और 14 क्रोमोसोम के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन, उसके कारण ब्लड कैंसर हो जाता है। दूसरा रीजन बच्चे लिख रहे हैं CML, बिल्कुल सही। दूसरा रीजन क्या है? CML, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। इसमें क्या हो रहा है? म्यूटेशन, ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9 and 22 क्रोमोसोम। दोनों ही रीजन हो सकते हैं ब्लड कैंसर के। नेक्स्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैंसर।
आखिर कैसे होता है कैंसर, कहां होता है, किस तरह का होता है, ये हमने पढ़ लिया, बट कैसे होता है ये पढ़ना है। तो बेटा 3 ताकतें हैं शरीर में। कितनी ताकतें शरीर में? 3। पहली ताकत का नाम है एपोप्टोसिस, जिसे आम भाषा में कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि हर सेल की मौत निश्चित है, हर सेल की। हर सेल की, जैसे एग्जाम्पल आरबीसी हर 100 से 120 दिन बाद जाके मर जाता है स्प्लीन में, निश्चित है। आप थोड़ी आदेश देते हैं जा आरबीसी तेरा समय ओवर हो गया, जा तू खिसक ले। अगर पुराना आरबीसी नहीं मरेगा, नया बनता रहेगा, तो क्या होगा? ओवर आरबीसी हो जाएगा शरीर में। तो इसलिए मरेंगे तभी नए बनेंगे, मरने जरूरी है, डिटॉक्स का पार्ट है ये भी। ठीक है बच्चों, पहली चीज समझ में आई, व्हाट इज एपोप्टोसिस? प्रोग्राम सेल डेथ। नाउ सेकंड, टीएसजी, ट्यूमर सप्रेसर जीन। नाम से ही पता लग गया होगा, हर सेल के पास ये जीन होता है, हर सेल के पास ये जीन होता है जो इंश्योर करता है कि सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड ना हो। क्योंकि अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो गई तो अल्टीमेटली वो कैंसर सेल में बदल जाएगा। ठीक है, यस। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन इंश्योर्स दैट सेल साइकिल एंड डिवीजन remains regulated। तो ये मेन काम किसके रेगुलेशन में कर रहा है? सेल साइकिल के। ठीक है, डन। नेक्स्ट, थर्ड हमारा क्या है इसमें? थर्ड है हमारा इसमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स। हमारे शरीर के हर सेल्स के पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। These are cancer causing genes, बड़ी इनएक्टिव होते हैं। Our body have inactive oncogenes, जिन्हें प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स। बट अगर ये एक्टिव हो गए तो आपका सेल कैंसरस हो जाएगा। ठीक है, सो दीज जीन्स आर कैंसर causing genes which remains inactive in normal cells। तो ये 3 ताकतें हैं बच्चों जो एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल सकती हैं। लिखा सबने? अब ये डायग्रामेटिकली समझेंगे जो मैम ने यहां पे 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं। चलो भाई, आज मुझे पता है इम्यूनिटी भी शुरू करना है, इसी काम के लिए नहीं बैठ सकती ना मैं। चलो आप डायग्राम समझेंगे, उसमें आप बताने की कोशिश करना, ठीक है? कौन से जीन एक्टिव होंगे, कौन से इनएक्टिव होंगे, ट्राई करना।
This is case 1. This is case 2. Now, first question. On the basis of the diagram, identify which part is cancer cell, which part is normal cell division. अब थोड़ा सा ट्राई करो, क्लास में कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू करो. अब ए वाला अगर आप देखेंगे, सो दिस रिप्रेजेंट्स नॉर्मल सेल डिवीजन. दूसरा वाला आप देखेंगे तो यहां पे क्या है, कैंसर सेल डिवीजन. ऊपर वाला कंट्रोल्ड है, नीचे वाला अनकंट्रोल्ड है. 3 ताकत मैम ने बताई. ठीक है, पहला ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा. अब ये भी बताते जाइए, क्लास में याद हो जाएगा कैसे होता है. ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव है, इनएक्टिव है. एक्टिव होगा तभी वो ट्यूमर फॉर्मेशन को सप्रेस करेगा. एपोप्टोसिस एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा. क्या ये खुद से मर जाएगा? यस, ये मर जाएंगे. तभी नया सेल डिवीजन होगा, नया सेल बनेगा. पहले मरेगा फिर नया सेल बनेगा. तीसरा, इस टाइम पे प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिव है या इनएक्टिव है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिव है, इनएक्टिव है? इनएक्टिव होंगे. ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनएक्टिव है ये जीन्स इस टाइम पे. तभी आपके नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है. वहीं पे कैंसर सेल में क्या बदलाव आ जाता है? पहला, हो सकता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन अब एकदम से एक म्यूटेशन हुई जिसके कारण ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया. इसके इनएक्टिव होते ही क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी. एपोप्टोसिस, अब ये मरना नहीं चाहते, ये कहते हैं जियो और रिप्रोडक्शन करो. तो एपोप्टोसिस क्या हो गया, इनएक्टिव. मरना ही नहीं है, तभी कैंसर सेल्स आर कॉल्ड एज इमॉर्टल सेल्स. ये कभी मरते नहीं है. तीसरा, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या हो गए हैं, एक्टिव. नाउ दे हैव बिकम कैंसर सेल्स, कैंसर जीन्स जो कैंसर कराएंगे, कैंसर को सपोर्ट करेंगे अब. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जब कैंसर सेल में बदलता है. जब कैंसर सेल्स डिवाइड होते हैं तो सबसे पहले एक मास ऑफ सेल्स बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज मास ऑफ सेल, जिसे हम कहते हैं नियोप्लाज्म. क्या कहते हैं, नियोप्लाज्म. यही वो नींव है जो कैंसर फैलाएगा पूरे शरीर में. नियोप्लाज्म यही वो नींव है जो पूरे सेल में, पूरे बॉडी में क्या फैलाएगा, कैंसर. ये सबसे पहला क्या है, म्यूटेटेड कैंसरस स्ट्रक्चर है बॉडी का. इस स्टेज को कहते हैं स्टेज 0. इस पे अगर आपने पहचान लिया तो आप आसानी से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि अब ये फैला नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर. आखिर क्यों होता है कैंसर? कॉजेज ऑफ कैंसर. भाई देखो, किसी किसी के सिम्टम शो होते हैं, किसी के नहीं भी होते हैं. ये मैं ऐसे डेफिनेट नहीं बता सकती. किसी किसी के होता है भाई, किसी किसी के नहीं भी होते हैं. कॉजेज ऑफ कैंसर. पहला कैटेगरी, फिजिकल एजेंट्स. कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस. तो क्या होते हैं कार्सिनोजेंस? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड
कार्सिनोजेंस। जरूरी नहीं है हर म्यूटाजन कार्सिनोजन हो, नहीं। फिजिकल एजेंट, ऐसे फिजिकल चीजें जिससे कैंसर होता है, जैसे कि पैने दांत, उससे होता है टंग कैंसर। बार बार जीभ कटती है, बार बार वो भरती है, जितना बार बार काम होगा अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएगी। तो पहला कौन सा है? शार्प टीथ, इनके कारण कौन सा होता है? टंग कैंसर। नेक्स्ट, कांगड़ी कैंसर। जो लोग सर्दियों में अपने कोट के अंदर वो कोयले की वो लगा लेते हैं, कांगड़ी, जैसे कश्मीर में देखा है मैंने, तो उससे उसके फ्यूम्स आते रहते हैं, पूरा टाइम अंदर कोल जलता रहता है, फ्यूम्स आते रहते हैं। कैंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कांगड़ी कैंसर। ठीक है, इसके कारण आपका लंग कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ये सब रीजंस हैं। स्मोकिंग इसमें नहीं आएगा, केमिकल में आएगा। नेक्स्ट आते बच्चों, नेक्स्ट इसके बाद है हमारा केमिकल एजेंट्स। ऐसे केमिकल्स जिनके सेवन या सूंघने से भी कैंसर होने के चांसेस हैं। तो उसमें जैसे कि बच्चे बता रहे हैं, निकोटिन, इसमें पहला एजेंट क्या आ जाएगा आपका? निकोटिन। निकोटिन को दो तरीके से लिया जा सकता है, एक तंबाकू की फॉर्म में, तो उन लोगों को क्या होता है? थ्रोट कैंसर। अगर तंबाकू की फॉर्म में ले रहे, चबाने वाली फॉर्म में, तो थ्रोट कैंसर निकल के आएगा, जैसे मुकेश को था। ठीक है, अगर इसे स्मोक की फॉर्म में लिया जा रहा है तो ऐसे लोगों को लंग कैंसर होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई ड्यूटी केमिकल, निकोटिन। सिलोचन, अब मुझे जो मूवी थिएटर में आता है, निकोटिन। नेक्स्ट, मस्टर्ड गैस, बिस्फिनॉल ए। बिस्फिनॉल ए किस में होता है? प्लास्टिक में। जो गरम खाना प्लास्टिक में पैक करके लाते हैं तो प्लास्टिक खाने में मिल जाता है, जिसके कारण कैंसर होने के चांसेस है। ठीक है, तो गरम गरम चीज कभी भी आपको नहीं डालनी चाहिए उसके अंदर, प्लास्टिक में। विनाइल क्लोराइड और टोबैको, कोल तार में मिलता है। वो था ना, इतना टोबैको, इतना आप निचोड़ेंगे तो इतना भर के निकलेगा, तंबाकू, टोबैको। एफ्लाटॉक्सिन्स, यस, फंगस के बाद जो फंगस ग्रो की हुई ब्रेड आप खा लेते हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स। बहुत सारे और, ठीक है, एस्बेस्टोस भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन है, हम कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम बायोलॉजिकल एजेंट्स पे। बायोलॉजिकल एजेंट्स, तो ये वो वायरसेस है जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में बदल देती हैं। ठीक है, किस में बदल देती है? प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन्स में। ठीक है, लिखो, ये लो, लिख लो, लिख लो। मैम आप लिखने को टाइम नहीं दे रही। ओहो हो, ओहो हो, रिपीट देखना तुम क्लास को, कितनी बार टाइम दिया, कितनी बार नहीं दिया है। हाँ, जब देखो बोलती रहती हो कुछ कुछ क्लास में, अच्छा नहीं लगता मुझे, बता दूं। तंबाकू टोबैको सेम ही है। तंबाकू मैंने लिखा चबाने वाला फेम, मतलब टाइप, चबाने वाला, चबाने वाला। न्यूज़पेपर कौन खाता है वैसे भी? वायरसेस विच
alters proto-oncogenes into oncogenes. तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स एक्टिव कर देती हैं, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन्स वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फंगस खाने के ऊपर। आज लास्ट क्लास है क्या मैम? हाँ बेटा शिवाली, पूरी कॉलेज खुद से करनी है, पूरा बायोटेक खुद से करना है, पूरा माइक्रोब खुद से करना है, बाकी का चैप्टर भी खुद से करना है। लास्ट नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर। प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर, क्या क्या प्रॉपर्टीज है कैंसर की? सिर्फ शिवाली के लिए रिवीजन भी, हाँ बिल्कुल सही, सब खुद ही करना है अब। तो फिर मैं जाऊं छुट्टियों पे, लगा दूं कल से छुट्टी? जब जाएंगी मैं, you know my plans, my kids. Okay, properties of cancer, ये भी एक टॉपिक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो ये भी हम करेंगे। The first property is contact inhibition. Contact inhibition क्या कहता है कि अगर गाड़ी में 5 लोग की बैठने की जगह है और 5 बैठ गए तो बाकी नहीं आएंगे। फिर आते इंडिया की बोलेरो जो कि रेलवे स्टेशन से गांव तक चलती है। 5 पहली लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर पतले 5 दूसरी लेयर बनाएंगे, फिर उनके छोटे बच्चे तीसरी लेयर बनाएंगे। सो टेक्निकली देयर इज नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है? यस। तो यहाँ पे यही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैंसर सेल्स को कि कितना हम छुआछूत कर रहे हैं। अरे करो डिवाइड, जगह मिले ना मिले बस डिवाइड करते रहो, ग्रो करते रहो, बस बात खत्म, ठीक है बच्चों? फिर लटकने वाले, फिर ऊपर चढ़ने वाले, फिर ड्राइवर के एक टांग पे बैठने वाले। यस, ई रिक्शा वाले तो बेचारों की कमर ही ऐसी हो चुकी है, जैसे कि ई रिक्शा हमारे दिल्ली में बहुत चलता है, तो हाथ ऐसे रहते हैं बट बैठते ऐसे है। यस, तशरीफ बाबू की साइड में होती है, कभी सीधा बैठे ही नहीं देखा मैंने किसी ई रिक्शा वाले को, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग और बिठा लेता है वो। यस, नेवर। मैं सोचती हूँ घर जब जाता होगा तो कैसे जाता होगा, आ गया मैं बीवी, यस, एक तरफ निकाल के पिछवाड़ा, बिल्कुल। मैंने ऐसे ही देखा यार उन्हें बैठे, कभी सीधा बैठे हुए नहीं देखा मैंने उन्हें। ऑलवेज लाइक दिस। यस, हाँ चलो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पे आ रहा है। सो दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट इन कैंसर सेल्स वेयर दे ग्रो, ठीक है, प्रोलिफरेट अनकंट्रोल्ड, ठीक है, विद इवन विद द कॉन्टैक्ट। यस बच्चों, कुछ भी हो सकता है, इट्स इंडिया। सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कैंसर सेल्स have lost this property. They continue to grow even if cells are in contact with others. ठीक है, फिर उसकी भी उसका गैर लगाती होगी। बहुत बदमाश बच्चे मेरी क्लास में। तो मैंने क्यों कहा था कि खाना कम खाना चाहिए जब कैंसर होता है, उसका रीजन है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। जब भी किसी को कैंसर होता है तो देयर इज अ हाई डिमांड फॉर ग्लूकोज, हाई डिमांड फॉर ग्लूकोज। भूखे होते, दरिंदे होते ग्लूकोज के लिए, क्योंकि इन्हें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। इसलिए हफ्ते में अगर आप एक भी दिन फास्ट रख रहे हैं तो टेक्निकली आप इस चीज से तो छुटकारा पा रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। इनमें एपोप्टोसिस होती है? नो एपोप्टोसिस सीन इन कैंसर सेल। मरते ही नहीं है, मार देंगे तुम्हें, खुद नहीं मरेंगे, बदतमीज। They show a property called metastasis.
where cancer cells spread to other organs via blood capillaries. नेक्स्ट, ब्लड कैपिलरी नहीं होती तो बना लेते हैं नालायक, एंजियोजेनेसिस. कैंसर सेल्स releases factors which helps in formation of new blood capillaries, जिससे कि ये फैल सके पूरे शरीर में. बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालाक. कैंसर सेल्स आर इमेच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि मेच्योर होने का समय नहीं है, इन्हें सिर्फ डिवाइड करना है, टाइम ही नहीं देते अपने आप को मेच्योर होने का. सो कैंसर सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, अनस्पेशलाइज्ड, किसी काम के नहीं है बेसिकली, एंड इमेच्योर. They do not depend on external growth factors. खुद के ग्रोथ फैक्टर्स निकाल लेते हैं भाई. बाकी सेल्स वेट करते हैं कि ग्रोथ फैक्टर आएगा तो मैं ग्रो करूंगा, ये कहते हैं हम खुद निकाल लेंगे, हम खुद ग्रो कर लेंगे. बक, ठीक है. सो कैंसर सेल्स do not depend on external growth factors. Rather, they produce their own. ज्यादा काम कर रहे, ज्यादा एनर्जी को मेटाबोलाइज कर रहे, तो दे नीड मोर माइटोकॉन्ड्रिया. मोर माइटोकॉन्ड्रिया present for generation of energy. They have high telomerase activity. Enzyme activity. नॉर्मल सेल्स में टीलोमरेज की एक्टिविटी, टीलोमरेज क्या होता है, ये वो एंजाइम होता है जो डीएनए के एंड्स को सिंथेसाइज करता है. तो इतना जल्दी रेप्लिकेशन हो रहा है तो इसलिए टीलोमरेज की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है. मैम लेकिन कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है तो एनर्जी के लिए खाना तो खाना पड़ेगा ना. यही तो सीन है ना, यही तो चक्र है जीवन का. खाना खाना है तो प्रोटीन खाना बहन, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. काय को केक खाती है, मत खा. इम्यूनिटी बढ़ाने तो प्रोटीन खा. काय को केक, पिज्जा, बर्गर, आलू पराठा, ये सब काय खाती हो? नहीं खाना चाहिए ना. केक आज सुबह ही खाया मैंने. यस, मोमोज, यस. आर्या नेल्ड माय एक्सेंट. वेरी गुड आर्या. अब बेटा मैंने भी अपनी डाइट चेंज की है. देखो अब मैं सिर्फ 2 टाइम खाना खाती हूँ, मैं 6 बजे के बाद खाना नहीं खाती हूँ. ठीक है. उसमें क्या होता है, दिन के टाइम में आई ईट हाई प्रोटीन डाइट, तभी मैं अब 2 टाइम खाना खा पाती हूँ. पहले क्या होता था, दिन में भी रोटी सब्जी खाते हम, बट उससे भूख लगती थी. अब क्या कर लिया है, 3-4 बजे के बाद करीब मैं लंच करती हूँ यहाँ से जाने के बाद.
आई ईट हाई प्रोटीन डाइट। जैसे आज मैंने बनवाई है सत्तू की रोटी, खूब सारा सत्तू, चना भुना चना जो होता है उसको पीस के फिर सत्तू बनता है, उसके अंदर सब्जियां डाल देते हैं। चलिए अब आते हैं डिटेक्शन ऑफ कैंसर। इस पे नीट में क्वेश्चन आया था, अपन अपने बच्चों को सब डिटेल में कराते हैं तो इसलिए टेंशन नॉट, कहीं से भी सवाल आ जाए। हाँ मैं जिम जाती हूँ बट मैं पोस्ट नहीं करती ज्यादा क्या मैं करती नहीं। देखो अभी इतने पतले हैं नहीं और उतने पतले हो भी नहीं सकते हैं पोस्ट करने लायक, तो आई गो जिम फॉर माई शोल्डर। बेसिक आइडिया टू गो जिम इज माई शोल्डर। मेरा शोल्डर बहुत ज्यादा खराब हो गया था बेटा, तो इसलिए मैं अब वेट ट्रेनिंग करती हूँ बस। आई ओनली डू वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग करते हैं, शोल्डर सही करते हैं, बैक सही करते हैं अपनी। तो अब आते हैं नेक्स्ट बायोप्सी। पहला कौन सा है? बायोप्सी। बायोप्सी में हम क्या कहते हैं, हम टिश्यू निकाल लेते हैं जिसमें हमें शक है, ठीक है, जिसपे हमें शक है कि ये हो सकता है कैंसर, फिर उसको स्टडी करते हैं। तो यहां पे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज आर डन on suspected tissue sample extracted from body। ठीक है, नेक्स्ट सर्विकल कैंसर। अगर सर्विकल कैंसर को बेटा डिटेक्ट करना है तो इसकी टेक्निक अलग है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड ले लेते हैं, सर्विकल फ्लूइड, और उसे एक स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करके फिर स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं पैप स्मीयर। ठीक है, सो सर्विकल म्यूकस, स्पेलिंग गलत हो गई, सर्विकल म्यूकस sample is extracted and spread over slide for study. This technique is called as pap smear. Smear का मतलब होता है एक फिल्म बनाना। ब्लड कैंसर, अगर हमें डिटेक्ट करना है ब्लड कैंसर तो उस केस में हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीएलसी करवाएंगे। उसमें हम चेक करते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और फिर चेक करते हैं कि कितना डेविएशन हुआ है। ब्लड कैंसर, अगर किसी ऑर्गन के अंदर कैंसर है, जैसे लिवर, जैसे कोलोन, जैसे पैनक्रियास, तो उसमें सबसे पहले जो टेक्निक यूज की जाती है वो है एक्सरे। बट आपको पता है एक्सरे कितनी डेंजरस होती है। उसके बाद अगर और अच्छा रिजल्ट पहचानना है या जानना है तो करते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन स्टैंड फॉर कंप्यूटेड या कंप्यूटेड, क्या था, टोमोग्राफी। बताओ भाई। कंप्यूटेड, मुस्कान थैंक यू। कंप्यूटेड टोमोग्राफी काफी बड़ी मशीन होती है, महंगा टेस्ट होता है, इसके अंदर भी एक्सरेज यूज की जाती है। एक्सरेज आर पास्ड टू चेक आउटग्रोथ्स। कहां पे आउटग्रोथ हुई है टिश्यू की, उसे चेक करते हैं थ्रू सीटी स्कैन। फिर उसके बाद हमारा आता है सबसे अच्छी और सबसे महंगी टेक्निक, जिसे हम कहते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग, इसके अंदर हम मैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं, इसलिए कोई भी लोहा लेकर मत चले जाना, मर जाओगे नालायको, लोहा लेके बिल्कुल मत जाना इसमें। मैग्नेटिक वेव्स generate 3D pictures of organs। तो हम 3D में ऑर्गन्स चेक कर पाते हैं बॉडी के MRI में। पेट स्कैन और हायर होता है, उसके अंदर एक केमिकल डालते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हम देख चुके हैं, अब बस लिखवाना है, वहां मैंने पूरा समझा ही दिया था ट्रीटमेंट्स में। तो पहला है हमारा इम्यूनोथेरेपी, मैं वो लिखवाऊंगी जो एनसीईआरटी ने लिखा है। इम्यूनोथेरेपी में एनसीईआरटी लिखती है कि इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड टू किल एंटीजेंस present on cancer cells। ठीक है, नेक्स्ट कीमोथेरेपी, एंटी कैंसरस drugs are used to kill cancer cells। इसके एग्जाम्पल टैक्सोल, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, टैक्सस बकाटा एक जिम्नोस्पर्म है उससे, दूसरी है विनब्लास्टिन जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विंका रोजिया से। So these chemicals come from plants। ठीक है, नेक्स्ट रेडियोथेरेपी, radiations are used to kill cancer cells like iodine 131 is used for thyroid cancer। थायराइड तो थ्रोट कैंसर था, थायराइड कैंसर था, इसको कंफर्म करूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मेरे ख्याल से थायराइड था, चेक ही कर लेती हूँ ना। थायराइड ठीक है, हाँ थायराइड सही है, सही है। So, यहाँ पे पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर इज फिनिश्ड। आपने देखा हमने कैंसर बहुत डिटेल में किया है। अब इसके कहीं से भी क्वेश्चन आए तो कुछ गड़बड़ मत करके आना। प्रॉपर्टीज से लेके एक एक चीज एनसीईआरटी की मैंने लिखवाई है, एक्सप्लेन कराई है, विजुअलाइज भी कराया है। एक पेज का ये टॉपिक है बट हमने पूरी डिटेल में किया है इसे। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो सबसे बड़ा पार्ट ऑफ द चैप्टर है, दैट इज इम्यूनिटी। ये सबसे बड़ा पार्ट ऑफ द चैप्टर है। बीमारियां सारी कर दी है मैंने कंप्लीट। हाँ छोड़ रही हूं, अभी इसको करने में हमें 1.5 क्लास और लगेगी, मुझे लगा कल तक कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी 1.5 क्लास आराम से लगेगा, 2 भी लग सकती है, 1.5 से 2 क्लास और लगेगी। ठीक है,
बाय बाय, कल मिलते हैं 11:50।